गांधी बाकी नेताओं को खा गए इनको, यानी बिसेंट सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनके थोड़े सालों में नाम गायब कर दिए थे गांधी ने। तो गुज्जू भाई था, गुजराती तेज होते हैं, गुजराती आते हैं तो बाकी नेताओं को देश में कोई भी जानता। अब देख लो, हाँ, एक ने दो पूछ ले, जिन्ना लिबरल था। हाँ हाँ हाँ, इनकी वजह से। पर ये तो हम नहीं कह सकते ना कि भाई गांधी और जिन्ना की नहीं बनती, तो इसका मतलब ये थोड़ी तू देश मांग ले। हो सकता था, क्यों कहे, बराबर के नेता थे। भाई मेरी और तेरी नहीं बनती, तो इसका मतलब ये थोड़ी तू किसी को मारने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। कि तू कहेगा सर मेरे को भाई भाई कहते तो मैं मर्डर नहीं करता, सर ने भाई भाई नहीं कहा था, अब सल्टाऊंगा मैं दो चार को, फिर लोग तेरे को बुरा बताएं। हाँ, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मोदी जी ने क्या कर दिया? नहीं हुआ विद्रोह। हाँ, तो जिन्ना को भी नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने जिन्ना को ऐसे सल्टाया था, है ना। हाँ, अलग अलग दौर की अलग अलग बातें हैं जी। इतिहास में किन्हीं भी दो काल खंडों की तुलना आप ही नहीं कर सकते। आज के टाइम की परिस्थितियां अलग, अब डेमोक्रेसी अलग परिस्थितियां, उस समय अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाने थे, और नेताओं में वर्चस्व की लड़ाइयां होती सब टाइम के अंदर हुई है। कोई ना कोई नेता किसी दूसरे नेता को साइड में करके आया है। मोदी जी आए थे तब बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे आडवाणी जी, और आडवाणी जी भी मुंह धो ही रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वो भी तैयार ही बैठे थे भाई मुझे प्रधानमंत्री बनना है, पर बीजेपी वालों को लगा कि 2009 का चुनाव हमने आडवाणी जी के नेतृत्व में लड़ा, लेकिन पार पड़ी नहीं। इस बार भी आडवाणी जी के नेतृत्व में पार पड़ेगी नहीं। फिर आडवाणी जी की उम्र भी हो गई, हमें नई लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी। मोदी जी गुजरात के 2-3 बार सीएम रहे हुए थे, गुजरात में कांग्रेस से हारे नहीं रहे थे, ऐसा चेहरा था जिसके दम पर हम वोट मांग सकते हैं, मोदी जी को लेके आ गए। मोदी जी के नाम पे वोट मांगे, वोट मिल भी गए, जनता ने वोट दे भी दिए। फिर पता चला कि मोदी जी जैसे गुजरात में कांग्रेस से नहीं हार रहे थे, वैसे केंद्र में भी कांग्रेस से नहीं हार रहे। एक दिन ऐसा आएगा, कोई मोदी जी की जगह और बड़ा नेता आएगा, उस दिन मोदी जी को पार्टी कर देगी, मोदी जी अब आप साइड में जाओ, अब मोटा भाई तैयार है ना। हर दौर के अलग अलग है जी। जब जो नेता होता है उस समय लगता है कि नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे ना, तो लोग देश में बात क्या करते थे, हु आफ्टर नेहरू, नेहरू के बाद देश डूब जाएगा। तुम्हारे तो भाई साहब नेहरू ही है जिसने देश को बचा रखा है, पर क्या नेहरू जी के मरने के बाद हमारा देश डूब गया? देश जिंदाबाद रहा। नेहरू जी के बाद में शास्त्री जी आ गए, शास्त्री जी भी अपने 2 साल बाद में डेथ हो गई थी, लोगों ने कहा हु आफ्टर शास्त्री। इंदिरा गांधी आ गए, इंदिरा गांधी जब आए तब देश में लोगों ने कहा अरे ये तो गूंगी गुड़िया है, एक लड़की को बिठा दिया और इसको कौन सा देश चलाना आता है, नेहरू जी की बेटी के अलावा इसकी क्या योग्यता है। और गूंगी गुड़िया जब सीट पर बैठी तब उसने कहा मैं दुर्गा हूं, खा गई वो। पाकिस्तान का विभाजन कर दिया उसने, पाकिस्तान का अलग देश बना दिया, कौन सा? बांग्ला। आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर गई वो। प्राइवेट बैंकों वालों को घर बुलाया, घर आना आज शाम को चाय पियेंगे आपके साथ में, और घर बुला के कहा लो 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए। प्राइवेट बैंक वालों का मैडम हमारे इसमें 500 करोड़ लगाएंगे, थप्पड़ मारूंगी मैं, घर जाओ। प्राइवेट बैंकों को एक रात में उसने क्या कर दिया, सरकारी, सरकारी कर गई वो अपने आप में। क्या इंदिरा जी एक्सपायर हुए तब वापस खा, अरे अब तो इतनी बड़ी नेता चली गई, मर्डर हो गया, अब देश को कौन संभालेगा? राजीव गांधी आ गए। राजीव गांधी के अचानक डेथ हुई, लोगों ने कहा अब तो गठबंधन की सरकारें हैं, अब तो नेता आपस में लड़ने लग जाएंगे, देश वैसे वैसे जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, है ना। अपने देश की तासीर ऐसी थी कि देश, और किसी भी देश में देश अपना नेता हमेशा तैयार कर लेता है। मुझे याद है हम जब पढ़ा करते थे तो एक दिन ये सर ने क्वेश्चन दिया कि महात्मा गांधी नहीं होते तो देश का राष्ट्रीय आंदोलन कैसा होता। तो हमने कई यूं लिखा कि भाई महात्मा गांधी नहीं होते देश का राष्ट्रीय आंदोलन अहिंसक नहीं होता, राष्ट्रीय आंदोलन हिंसक हो सकता था, वो क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ हो सकता था। हमने इस प्रकार की कई बातें लिखी। तो सर ने वापस बाद में समझा कि ना, महात्मा गांधी की वजह से भारत के लोग अहिंसक नहीं है, भारत के लोग अहिंसक है इस वजह से महात्मा गांधी अहिंसक है। गांधी जी ने अहिंसा नहीं सिखाई हमको, हम अहिंसक ही थे। गांधी जी ने इस बात को पकड़ा कि भारत की जनता मूलतः ओरिजिनली वास्तविकता में नॉन वायलेंट है, इसलिए इस जनता को यह कहना कि तुम वायलेंट मूवमेंट करो सही बात नहीं। इसलिए इस जनता को यही कहो कि अपने आंदोलन कैसा करेंगे, अहिंसक। इसलिए गांधी के साथ लोग ज्यादा जुड़े।
वो मैं कई बार हमेशा क्लास में कहता हूं कि मैं आप सबको कहूं कि कल अपने और इस रिद्धि सिद्धि सर्किल पे जाके डंडे लेके और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, और जो सामने आएगा उसको पीट देंगे भाई साहब, सरकार से लोहा लेंगे। आप एक ही मेरे साथ नहीं आओ। आपको नहीं सर, आपकी चमड़ी मोटी हो सकती है, हमारी, और ये फालतू की बातें मत करो। डंडे लेके रिद्धि सीधे सर्किल पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे स्प्रिंग बोर्ड से बाहर निकलेंगे, महेशनगर थाने वाले यहीं से उठा के ले जाएंगे। 3 दिन तक तो घर वालों को नहीं बताएंगे कहां पर रखा है, और 3 दिन बाद में अपने घर वालों को नहीं बता पाएंगे कि सीधे क्यों नहीं सो रहे हैं, है ना। इसलिए भाई साहब सर ऐसी इस प्रकार की बातें मत करो। ये कि मैं आपको कह दूं कि अपने को ना सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है कि पेपर वेपर सही नहीं हो रहे, पेपर लीक हो जाते हैं, अपने एक आंदोलन करेंगे, और अपने कुछ ही नहीं करेंगे। अपने तो यहाँ बाहर बैठेंगे और बैठ के भजन गाएंगे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। आपको सर एक भजन और आता है मेरे एक्स्ट्रा सुना। अहिंसक आंदोलन में हर कोई जुड़ना चाहता है, अहिंसक आंदोलन में जुड़ना, क्योंकि भारत की जनता का स्वभाव ऐसा ही। भारत की जनता का रूस की तरह क्रांति नहीं करवा सकते। रूस में हो गई क्रांति, रूस वालों का हथियार लेके और राजा को मारेंगे, मार दिया उन्होंने जाके। भारत की जनता को ऐसे कहते थे, अपने से नॉर्मली भी कह दिया जाए ना किसी को कि चल इसको मारते हैं, तो ही अपने से नहीं मारा जाए। अपना अंदर स्वभाव कहते हैं ना मार पीट में, अपने स्वभावतः अहिंसक है। गांधी जी इस बात को पकड़ गए, गांधी जी ने इस चीज को पकड़ा कि नहीं यार भारतीय जनता अहिंसक है, इसलिए यदि अहिंसक आंदोलन करेंगे तो जनता अपने साथ आएगी, अहिंसक आंदोलन नहीं करेंगे तो जनता अपने साथ आएगी। तो गांधी ने वो तमाम तत्व छू लिए थे जिनसे भारतीय जनता प्रभावित होती है। और नेता की पहचान यही होती है, नेता जनता की नब्ज पड़ता है, जैसी जनता वैसा नेता, और जैसी जनता होगी वैसा नेता बनेगा, तभी नेता सक्सेस होगा। यदि जनता जो बात चाहती है वैसी यदि नेता नहीं चाहता तो कभी भी नेता सक्सेस। मोदी जी ने यही पकड़ रखा है, उनको पता है कि राम जी का मंदिर बनने से देश राजी है, बनाओ। कांग्रेस इस नब्ज को नहीं पकड़ पा रही, आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि राम जी के मंदिर के उद्घाटन के अंदर हम जाएंगे नहीं। आपने भले किसी बात से किया हो, पर देश की जनता को लगता है अच्छा राम जी के खिलाफ हो, नहीं है। वो भी कह रहे हम भी राम जी को मानने वाले हैं, पर लोगों में मैसेज इसी प्रकार का जाता है कि राम जी वाले मंदिर का था, तब मैं मेरे वाले फ्लैट से खड़े होकर देख रहा था, आसपास में कोई ऐसा घर नहीं था जिसपे झंडे नहीं। तो इस माहौल को ऊपर वाले समझते क्यों नहीं, जो दूसरे नेता है, कि जनता क्या चाह रही है। जनता ये चाह रही है लो साहब, कांग्रेस के नेता कोई बयान आ जाता है हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, तुम नहीं होगे, जनता है। इसलिए बोलो तो ये कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, भले करो नहीं करो, है मोटा भाई की तरह कि जान दे देंगे जान। क्या बात कर दे हो, जान दे देंगे हम देश के लिए, भले दो भले ही ना दो। पर लोगों को लगता है ये दे सकता है यार, कभी मौका आएगा ना तो ये आगे गोली खा लेगा जाके, दूसरों में नहीं दिख रहा। तो हमेशा नेता को जनता की नब्ज पढ़ लेनी चाहिए। जो नेता जनता की नब्ज नहीं पढ़ता है वो नेता बाद में सक्सेस। इंदिरा गांधी वो जनता की नब्ज पढ़ने वाले थे, कांग्रेस के नेता वो थे। तब उनको लगता था कि नहीं साहब जनता की नब्ज ये कह रही है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करके बांग्लादेश अलग कर दिया जाए, कर दिया उन्होंने, चलता और इस पाकिस्तान को अलग करो। एक देश के 2 टुकड़े करना कितनी बड़ी बात है, आप सोच के देखो इसको। रूस इतना शक्तिशाली है, यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर पा रहा, लड़ाई चल रही है उसकी, है वो भी तो ये चाहता है यूक्रेन का कुछ हिस्सा अपने अंदर मिला लूं, पर लड़ाई चल रही है, अभी तक कोई फैसला निकला नहीं है। हम 16 दिन में युद्ध जीत गए थे, 3 दिसंबर को शुरू किया, 16 दिसंबर को पाकिस्तान सरेंडर कर गया। 13वें दिन तो बांग्लादेश पूरा बना गए थे अलग, क्योंकि नेता स्ट्रांग थी, नेता ये भी जानती थी कि जनता अपने साथ खड़ी है। वरना नेता उस टाइम इंदिरा गांधी सोच लेती कि नहीं क्या पता लोग राजी होंगे कि नहीं होंगे, पर उसको पता था लोग राजी है तू तो कर। और आज दिन तक हम इंदिरा गांधी को इस बात के लिए याद करते हैं कि उसने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। पीढ़ियां चेंज हो गई, फिर भी इंदिरा गांधी की इमेज वो स्ट्रांग लेडी वाली इमेज बनी हुई है। कारण वो था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अच्छा था बुरा था अलग बात है, लोगों में इमेज बनी कि भाई साहब अमीरों के पास पैसा नहीं रहने देगी, अमीरों का पैसा ले लेकर देश के अकाउंट में डाल देगी। एक नोटबंदी हुई, लोगों को भले कितना ही वो दुख उठाना पड़ा हो कि बैंक की लाइन में लगना पड़ा, 2-2 हजार रुपए बैंक से निकल रहे थे, पर फिर भी जनता गांव में राजी थे। भाई साहब काले धन वालों का पूरा काला धन भारत है, हम तो डूबे जो डूबे सनम तुम्हें ले डूबेंगे। सारे भले ही आप कितना ही कर दो नोटबंदी के लिए, उन दिनों गांव में सारे लोग राजी थे कि मजा आ गया, अब नोट चेंज हो जाएंगे,
काले धन वालों का तो अंदर ही रह जाएगा और उनको तो आग लगानी पड़ जाएगी नोटों के। अब वो क्या करेंगे? भले ही उससे एक सारा का सारा रुपया वापस आ गया था, 1-2% बचे थे, कोई ज्यादा उससे कोई प्रभाव वगैरह पड़े नहीं थे। लोग राजी, नेता राजी, नेताजी अगली बार सरकार रिपीट कर रहे हैं। तो नेता ऐसा होता है, गांधी जी भी ऐसे नेता थे। गांधी जी को लगा ये अपने राह में आ रहा है, सल्टाया जाए। तो जिन्ना क्यों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एनी बिसेंट, इन सब की राजनीति खत्म कर दी थी गांधी जी। ये सब कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, करते क्या बापड़े, कोई पूछ ही नहीं रहा है। एक है बापू, बापू और बापू। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंग्लिश मीडियम टाइप के लोग, इंग्लिश बोलने वाले, 3 पेन टांगे हुए, 3 गुलाब के फूल टांगे हुए, इंग्लिश में बातें करने वाले। बापू एकदम देसी लंगोट बांधा हुआ वैसा लिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लगता है ऐसी क्या पॉलिटिक्स करते हो? गांधी अंदर ही अंदर मुस्कुरा दे, मैं जानता हूं देश की जनता इसमें राजी है तो नागा रहना तो नागा रहेंगे भाई साहब। कपड़े नहीं पहने तो कपड़े नहीं पहने। वरना आप गांधी जी की भारत में आने से पहले की फोटो देखो, सूटेड बूटेड, एकदम बीच में मांग निकाली हुई, शानदार बाल एकदम, ये 3 झटके देते तेरी तरह लंबे 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 बाल थे। देखो समय कैसे पलटता है। 1906 में तिलक बड़े कट्टर नेता है, थोड़े एंटी मुस्लिम टाइप के, प्रो हिंदू टाइप के नेता है। पर तिलक यहाँ पे जाके समझौता कर रहे हैं मुस्लिम लीग के साथ। किसे कर रहे हैं? होम रूल आंदोलन का अध्यक्ष बना रहे हैं ईसाई को, जोसेफ बैप्टिस्टा को क्या बना रहे हैं? अध्यक्ष। तिलक एकदम सेकुलर हो रखे हैं, कुछ ही नहीं पड़ा। 6 साल जेल में जाके तिलक को आत्मज्ञान हो गया, है ना, ज्ञान की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिल गया तिलक को। इधर जिन्ना देखिए आप, 1916 में जिन्ना समझौता कर रहा है। जिन्ना होम रूल आंदोलन का सदस्य, होम रूल मूवमेंट चल रहा है एनी बिसेंट वाला। अब वही देखो वापस एनी बिसेंट और तिलक का ही समझौता वापस। बस ये मान लीजिए एनी बिसेंट वाले होम रूल आंदोलन की तरफ से कौन बातचीत कर रहा है यहाँ पे? जिन्ना। तो जिन्ना थोड़ा लिबरल हो रखा है, और जिन्ना लिबरल ही था। हमने पढ़ा था कि दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पहले भारतीय सदस्य, हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य थे, पढ़ा था। इसका मतलब दादा भाई नौरोजी ने लंदन में चुनाव लड़ा, यही तो मतलब हुआ। दादा भाई नौरोजी जब लंदन में चुनाव लड़ रहे थे, उनका चुनाव प्रचार का जिम्मा जिन्ना के पास था। चुनाव प्रचार का जिम्मा किसके पास था? जिन्ना वहां लंदन की सड़कों में नारे लगा रहा था, हमारे नेता कैसा हो, दादा भाई नौरोजी जैसे हो। मैंने बताया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे और उन्होंने स्वराज की मांग की थी, बताया था। तो दादा भाई नौरोजी तब बहुत बूढ़े थे, व्हील चेयर पे बैठे थे, भाषण जिन्ना नहीं पढ़ा था कि नौरोजी क्या करना चाहते हैं, जिन्ना भाषण पढ़ रहा। तो जिन्ना इतना लिबरल आदमी था। कितना लिबरल था जिन्ना देख लो। जिन्ना ने खुद नहीं, एक पारसी लड़की से शादी की। किससे शादी की? जिन्ना के एक दोस्त हुआ करते थे, दिनसा आगे मैं भूल, दिनसा पेटिट, क्या नाम था दोस्त का? दिनसा पेटिट। शिमला रहते, शिमला कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते। जिन्ना एक बार बीमार हुए, जिन्ना भी वकील थे बड़े, जिन्ना बीमार हुए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई साहब बीमार हो थोड़े दिन के लिए, यदि आप पहाड़ों में चले जाओ तो पहाड़ों की क्लाइमेट अच्छी होती है, स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। जिन्ना को लगा अपना दोस्त दिनसा पेटिट शिमला में रहता है। जिन्ना ने फोन मिलाया दिनसा को कि भाई दिनसा यार मैं बीमार चल रहा हूँ। दिनसा ने कहा अरे भाई यार आजा, बीमारी यहाँ पे रह जा, भाई हताई भी करेंगे, आराम से रह जाना। तो जिन्ना किसके घर पे रहने के लिए चले गए? दिनसा पेटिट। किसके घर पे? दिनसा ने अगले दिन कहा भाई मत जा रहा हूँ कोर्ट, तुम घर पे है, और ये मेरी बेटी है, मिलिए मेरी बेटी से, रति पेटिट। क्या नाम था? रति पेटिट। ठीक है। शाम को जब दिनसा पेटिट घर पे आए तो जिन्ना ने कहा कि दिनसा यदि भारत में इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज होने लग जाए तो कैसा हो? दिनसा पेटिट ने कहा मजा आ जाए यार, और मैं तो इसके पक्ष में हूं। ये भारत में जाति पाति धर्म ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए भाई साहब। कोई शादी करना चाहता अपनी मर्जी से करे, इसमें कहा जाति की बात कहां आ गई, इसमें धर्म की बात कहां आ गई? और मैं तो चाहता हूं, और मुझे पता है यार मेरा दोस्त भी कितने महान विचारों का आदमी है। और जिन्ना ने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छे कामों की शुरुआत कहां करनी चाहिए? घर से। दिनसा पेटिट ने कहा मैं समझा नहीं क्या करना चाहते हो। रति पास में खड़ी थी, जिन्ना ने कहा उसने कहा दिमाग खराब तुम्हारी एज है 40 साल, इसके 16, तुम 2.5 गुना बड़े हो, तुम मेरे दोस्त हो, मेरी बेटी से शादी की बात कर। जिन्ना ने कहा यार मोहब्बत उम्र नहीं देखती है। दिनसा पेटिट ने रात को जिन्ना के कपड़े बाहर फेंके, उठा के घर से भाग, यहां से मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी से इस प्रकार की बातें करता है। जिन्ना को निकाल दिया। लेकिन 2 साल बाद रति पेटिट अपने पिताजी का घर छोड़ती है, एक लेटर लिखती है कि पिताजी सॉरी, मैं मोहम्मद अली जिन्ना के बिना जिंदा। और रति पेटिट ने किससे शादी कर ली?
और दिनसा पेटिट ने कहा कि अब तुम चली गई तो वापस मेरे घर में वापस आना। ऐसे कैसे कर सकती है तू, मेरे दोस्त से शादी कैसे कर सकती है, इतने बड़े आदमी से शादी कैसे कर सकती है, और अब तू जाने तेरा काम चल। तो जिन्ना ने पारसी लड़की से शादी की थी, और मतलब जिन्ना ने कभी जिंदगी में नमाज ही नहीं पढ़ी होगी, उसका कोई लेना देना था, मस्त आदमी था, वकील था, जोरदार बड़ा वकील था, पारसी लड़की से शादी कर रखी है, डेली शाम को स्कॉच पिया करता। हाँ, डेली शाम को स्कॉच पिया करता, और उसका बेस्ट जो डिश थी उसकी वो थे सुअर का सैंडविच। सुअर का सैंडविच खाया करता था, सुअर के मांस सैंडविच। इस्लाम कहता है शराब पीना हराम है, इस्लाम कहता है सुअर खाना हराम है, वो दोनों काम करता था। और उसकी जो वाइफ है जो रति पेटिट है, वो सुअर का सैंडविच बहुत अच्छा बनाया करती थी, तो वो सुअर का सैंडविच वही खाया करता। तो कहता अब जिन्ना, गांधी जी के आने के बाद जिन्ना कट्टर हुआ, तब तक जिन्ना लिबरल ही आदमी है। गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बन गए गांधी जी। इन जिन्ना को, इनको पूछना ही बंद हो गए लोग। तो जिन्ना को लगा अब यदि इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा नेता बनना है तो धर्म की राजनीति करनी पड़ेगी, वरना जिन्ना धर्म का कोई लेना देना ही नहीं। उल्टा गांधी जी ने जब मुसलमानों का आंदोलन किया था, खिलाफत आंदोलन, आगे पढ़ेंगे हम, कौन सा किया, जिन्ना ने मजाक उड़ाई थी गांधी जी, क्या यार मुसलमान मुसलमान आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे आंदोलन थोड़ी होता है, हिंदुओं का आंदोलन अलग मुसलमानों का अलग, ऐसे आंदोलन करते हो तुम। गांधी जी ने कहा तू साइड में जा रहा, तू नहीं जानता आंदोलन कैसे होते हैं, मैं देख लूंगा अपने हिसाब से। इसलिए जिन्ना बाद में लास्ट में इतना कट्टर हो गया, इतना कट्टर हो गया कि देश का विभाजन करवा गया। तिलक जो कट्टर थे यहाँ लिबरल है, जिन्ना जो यहाँ लिबरल है। तो ऐसा कभी भी हालात बदल सकते हैं, जज्बात है ना, व्यक्ति की विचारधारा कभी भी एक जैसी रहती। कहते हैं कि वो रति पेटिट जो थी वो सूअर का सैंडविच बहुत अच्छा बनाती। तो एक बार जिन्ना में उसमें किसी बात में लड़ाई होगी, पति पत्नी के झगड़े, तो जिन्ना और उसमें आपस में बन नहीं रही थी। तो एक दिन उसको लगा कि यार पति मेरे से नाराज है, क्या किया जाए। उसको लगा मैं मेरे पति की फेवरेट डिश बनाती हूँ, राजी हो जाएगा। तो उसने सुअर का सैंडविच बनाया। फिर उसे लगा कि यार शाम को आएंगे खाएंगे, तब तक तो ठंडा हो जाएगा, क्यों ना मैं उनके ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस में जाके खिला के आती हूँ। तो मुस्लिम लीग के ऑफिस चली गई। तब जिन्ना बैठे हुए 5-7 मुस्लिम मौलवी साहब बैठे हुए, और जिन्ना उनके साथ बात करेंगे इस्लाम को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस्लाम की रक्षा कैसे की जाए। इतने में वो सुअर का सैंडविच लेके गई, और उसने जाकर उस जिन्ना ने पूछा तुम दिन में आज कैसे है यहाँ पे, ऑफिस कैसे है। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई, मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बना के लाई हूँ मोहम्मद अली जिन्ना। और जिन्ना ने कहा कि प्लीज तुम घर जाओ, अपने शाम को एक साथ बैठ के खाएंगे। वो बच्ची थी, उसने कहा नहीं नहीं अभी खाना पड़ेगा। जिन्ना ने कहा कि क्या तुम चाहती हो कि मैं भारत में मुसलमानों का बहुत बड़ा नेता बनूं। उसने कहा क्यों नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ तुम विश्व में सबसे बड़े नेता बनो, कि प्लीज टिफिन मत खोल देना। यदि इन मौलवियों के सामने टिफिन खोल दिया, इनको पता चल जाएगा मैं क्या खाता हूँ, सुअर का सैंडविच खाता हूँ, भाई साहब ये रहने नहीं देंगे। तो उसने रत्ती को जैसे तैसे भेजा था। फिर उसके बीमार हुई थी, बीमार होकर मर गई थी, 29 साल की एज में कैसे तो मरी गई थी। उसकी एक बेटी हुई थी, उस बेटी का नाम था दीना। क्या नाम था, दीना, दीना नाम की बेटी। जिन्ना तब तक बहुत बड़े नेता बन गए थे, जिन्ना बहुत बड़े नेता बन गए तो अपने घर की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते थे। तो बाद में वो जो जिन्ना के दोस्त हैं, जो रति पेटिट के पिताजी हैं, एक तरह से जिन्ना के ससुर जी जो दिन साहब पेटिट थे, उनको पता चला कि यार अपनी बेटी की तो डेथ हो गई, ठीक है यार अपनी बेटी की नहीं बनी, बेटी अपना घर छोड़ के चली गई और किसी शादी कर ली, अपनी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। पर अब उसकी बच्ची का क्या दोष है, उसकी बच्ची को वहां संभालने वाला भी कोई नहीं है, तो उसकी बच्ची को अपने लेके आ जाते हैं। तो दिन साहब पेटिट अपनी दोहिती हो गई, बेटी की बेटी, उसको वापस ले गए, और दिन साहब पेटिट ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। और दिन साहब पेटिट ने बाद में उसकी शादी कर दी वाडिया परिवार में। किसमें, वाडिया भी पारसी होते हैं, तो पारसी परिवार में, मैं नाम भूल गया उसका, बनता था वाडिया, कुछ नाम था, उस वाडिया से शादी कर दी उसकी। तो जब वाडिया से शादी कर रहे थे, जिन्ना ने बड़ा विरोध किया, और जिन्ना ने कहा कि तुम मेरी मुस्लिम बेटी है, और मुस्लिम बेटी की शादी तुम पारसी परिवार में कैसे कर सकते हो। और जिन्ना ने अपनी बेटी का कि बेटी तुम्हें मुसलमानों में एक लड़का अच्छा नहीं मिला जो तुम पारसी से शादी करोगे। उसने कहा पापा आपको मुसलमानों में एक लड़की अच्छी नहीं मिली। मेरी तो माँ ही पारसी थी। तो बाद में उसकी शादी कर दी, जिन्ना ने विरोध किया, पर बाद में उसकी शादी कर दी गई। उसका जो पोता था ना, वो नेस वाडिया, जो प्रीति जिंटा का एक्स बॉयफ्रेंड था। प्रीति जिंटा, तो प्रीति जिंटा खूब साल तक रिलेशन में रही थी उसके नेस वाडिया के। ये पंजाब सुपर किंग्स उसी की टीम है, नेस वाडिया की, प्रीति जिंटा की नहीं है। तब इन दोनों की ठीक बनती थी, तो उसी ने खरीदी थी बेचारी, नेस वाडिया ने खरीदी थी, और प्रीति जिंटा के नाम लिखवाया हुआ था। बाद में इन दोनों में बननी हो गई बंद, नेस वाडिया में प्रीति जिंटा में बननी हो गई बंद। तो बाद में इनका ब्रेकअप हो गया, वो भी शायद इस टीम से अलग ही हो गया, तो उसके शेयर भी नहीं है। अभी प्रीति जिंटा की टीम है, और नेस प्रीति जिंटा ने बाद में अलग ही शादी कर ली, तो नेस वाडिया से बाकी लॉन्ग टाइम रिलेशन था इनका। तो जो नेस वाडिया था वो जो जिन्ना की बेटी थी उसका दोहिता है। और एक
बिस्किट की कंपनी है वो, फेमस कंपनी, वो इन्हीं की है, वाडिया की है। कौन सी है मैं भूल रहा हूँ, ये कौन सा यार, एक बहुत फेमस सा बिस्किट आता है, ब्रिटानिया। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया जो कंपनी है ये इस वाडिया फैमिली की। जिन्ना की जो बेटी थी ना, वो जिन्ना की बेटी, पाकिस्तान बनाने वाला आदमी जिन्ना, वो पाकिस्तान नहीं गई थी, उन्हें अब मैं इंडिया ही रहूंगी। तो बॉम्बे का जुहू बीच है, जुहू बीच, जुहू बीच पे तो बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं, तो वो वाडिया तो उस टाइम पैसे वाला था भयंकर। जुहू बीच पे उसका बंगला था, तो उसने जुहू बीच के बंगले पे उस दिन दोनों झंडे लगाए थे 15 अगस्त को, भारत और पाकिस्तान के। उसने कहा भारत मेरा देश, पाकिस्तान अब्बा का देश, उसका भी झंडा लगा दो, इसका भी झंडा लगा दो। फिर जिन्ना पाकिस्तान जाके बीमार हो गए थे, तो जिन्ना बीमार हुए तो वो यहाँ से संभालने के लिए गई थी। फिर जिन्ना की साल बर्बाद में तो डेथ हो गई थी, वापस आ गई, तो वाडिया परिवार पूरा यहीं रहता। तो जिन्ना इतना लिबरल आदमी था, उसका कोई दूर दूर तक दूसरी चीजों से लेना देना नहीं, कोई धर्म की इस प्रकार की कोई बातें नहीं करता था। 16 में तो समझौता करवा रहा है, किस किस के बीच में, कांग्रेस और, बाद में एक बार स्लोपरी स्लीपिंग में फिसलना शुरू हुआ तो जिन्ना इतना कट्टर हो गया कि कांग्रेस से तो बातचीत करना ही पसंद नहीं करता था। जिन्ना ने कहा तो एक ही मांग है, मुसलमानों का अलग देश होना चाहिए, वो देश कौन सा होना चाहिए, पाकिस्तान। अकेला आदमी पाकिस्तान ले गया था। तो कहते हैं कि जब पाकिस्तान बन गया था ना, तो एक दिन जो जिन्ना का कोई सहयोगी था, जिन्ना का दोस्त था, उसने जिन्ना को कहा अरे यार मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान ले लिया। जिन्ना ने उसको कहा रिपीट योर वर्ड्स। उसने कहा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बना है। जिन्ना ने कहा नहीं, केवल मैंने। मुस्लिम लीग की क्या औकात है, मैं और मेरा टाइपराइटर, मैं और मेरा, मैं बोलता था, टाइपराइटर टाइप करता, अंग्रेजों को लेटर भेजते, उससे मिला वैसा, और बाकियों की इनकी औकात नहीं, मैंने बना के दे दिया इनको। तो जिन्ना बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपिता घोषित किए गए। तो पाकिस्तान के नोटों पे किसका फोटो होता है, अपने किसका, जिन्ना को वहां कहते हैं कायदे आजम। क्या कहते हैं, कायदे आजम का मतलब था महान नेता, ए ग्रेट लीडर। तो वहां सीधा कोई नहीं बोलता, सीधा नहीं कहते जिन्ना, सीधा कहते कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ये अंदर की बात है। तो है ना, एक बार तो जिन्ना की खुद के भी ऐसे कई किस्से थे, है ना। जिन्ना कैसे मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं कि सरोजनी नायडू ने कहा था कि जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत है। आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ, किसने कहा था जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत है, किसने कहा, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, किसने कहा, बस वैसे ही कहा जैसे आप समझ रहे हो इस बात को, है ना। जिन्ना और सरोजनी नायडू ने भी हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की थी दोनों ने। तो अच्छा, और जिन्ना के से कई सारे किस्से हैं। तो लास्ट में नेहरू जी का तो फिर माउंटबेटन की वाइफ के साथ अफेयर ही हो गया था पूरा। तो किसी ने जिन्ना को आका, जिन्ना तब तो मुस्लिम लीग का अलग नेता है, तो किसी ने जिन्ना का कि अपने है ना नेहरू जी को बदनाम कर देते हैं, और पूरे भारत में चीख चीख के कहते हैं कि वो नेहरू जी का माउंटबेटन की वाइफ के साथ अफेयर है, नेहरू जी का माउंटबेटन के साथ क्या अफेयर है। जिन्ना ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं करनी अपने। जिन्ना को बता था जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछालता। जिन्ना लिबरल एकदम प्रैक्टिकल आदमी था इन मामलों। अब ये समझौता क्यों हुआ, तो दो चीजें, समझौता कौन कौन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। अच्छा पहले तो मेरे को ये बताओ मुस्लिम लीग बनी क्यों थी, क्यों बनी थी मुस्लिम लीग, क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था, कांग्रेस ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था, इसलिए कांग्रेस का विरोध करने के लिए पार्टी कौन सी बनी, मतलब बंगाल विभाजन के कारण बनी कि भाई मुस्लिम लीग राजी थी कि बंगाल का विभाजन हो गया और हमें क्या मिल गया, पूर्वी बंगाल। कांग्रेस कह रही थी बंगाल का विभाजन होना नहीं चाहिए। तो मुसलमानों ने कहा यार हम कहते हैं होना चाहिए, तो हमारी भी एक पार्टी होगी, हम कहेंगे अंग्रेजों आपने एकदम सही काम किया है, तो अंग्रेजों के साथ है। और अंग्रेजों के सपोर्ट में कौन सी पार्टी बन रही है, मुस्लिम लीग। किसके खिलाफ बन रही है, कांग्रेस। 1911 में अंग्रेजों ने कह दिया बंगाल विभाजन रद्द। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया इसलिए मुस्लिम लीग साथ में थी, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन क्या कर दिया, रद्द, तो इसलिए मुस्लिम लीग किससे नाराज है, अंग्रेजों से। कांग्रेस भी किससे नाराज है, अंग्रेजों से। दुश्मन का दुश्मन। अलीगढ़ कॉलेज बना था 1875, कब बना था, 1875। बीएचयू बना था, जो बनारस हिंदू कॉलेज है वो बना था 1898, कब बना है, बताया था एनी बिसेंट ने बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1898। और अलीगढ़ कॉलेज कब बना था, 1875। दोनों कॉलेज डिमांड कर रहे थे हमें यूनिवर्सिटी बनाओ, क्या बनाओ, पहले कौन सा बनना चाहिए दोनों में, अलीगढ़, क्योंकि वो कब बन गया था 1875। अंग्रेजों ने बनाया बनारस हिंदू कॉलेज को, 1916 के अंदर इसको बीएचयू बना दिया गया। क्या बना दिया गया, तो अंग्रेजों से और नाराज हुए कि यार इसको तो बना दिया और अलीगढ़ वाले कॉलेज को अभी तक विश्वविद्यालय का दर्जा। तो 1916 में बीएचयू बना था, तो 1916 में ज्यादा नाराज थे, चक्कर में समझौता करके वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ वास्तव में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो देशों का रोल था भाई।
किसके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फ्रांस और जर्मनी। फिर फ्रांस के सपोर्ट में आ गया इंग्लैंड। फ्रांस के सपोर्ट में कौन आ गया? जर्मनी के सपोर्ट में आ गया तुर्की। कौन है? और भी कई देश थे, पर मोटा मोटा आप अपने इनका ध्यान रखो। अब ये जीत रहे हैं, इधर वाले जीत रहे हैं। तुर्की का जो राजा हुआ करता, इसको बोलते खलीफा। क्या बोला करते? और ऐसा मानते कि पूरे दुनिया के मुसलमानों का जो धार्मिक प्रमुख है वो कौन होता है? तो पूरे दुनिया के मुसलमान मानते भाई खलीफा हमारा कौन है? धार्मिक प्रमुख। खलीफा का जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य का नाम था ओटोमन साम्राज्य। क्या नाम था? ओटोमन एम्पायर। और देख लो ओटोमन एम्पायर में कौन से देश आते हैं? तुर्की आज का देश, इसके अलावा ईरान, इराक, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, ये आसपास के मुसलमानों के जितने देश हैं ये सारे के सारे किस में आते? अब वर्ल्ड वॉर कौन जीत रहा है? इंग्लैंड। कौन? इंग्लैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, ये लोग जीत रहे हैं। तो इंग्लैंड को लगता है कि यार वर्ल्ड वॉर शुरू किसने किया था? तुर्की जर्मनी ने। तो तुर्की को दंड मिलना चाहिए, इनका ओटोमन साम्राज्य तोड़ा जाए। और आज के बाद तुर्की का में कोई भी किसी प्रकार का खलीफा, क्योंकि खलीफा ने बैठा रहेगा, वापस लड़ने के लिए आ जाएंगे, खलीफा का पद ही समाप्त कर दो, ओटोमन साम्राज्य को तोड़ दो, तो कालांतर में तुर्की शक्तिशाली नहीं होगा। तुर्की शक्तिशाली नहीं होगा तो लड़ाई करेगा। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की को इतना सा बना दिया। अब तुर्की तुर्की है, पहले बहुत बड़ा देश हुआ करता भाई साहब, सारे इसके अंडर में आया करते थे। अंग्रेजों ने सारे आजाद कर दिए। ईरान, इराक, सऊदी अरब, दुबई, तुम सब अलग अलग हो रहे। आज के बाद कोई इस खलीफा की बात मानोगे? मुसलमानों को यह लग रहा था कि अंग्रेज हमारे किसके खिलाफ है? किसके खिलाफ है? खलीफा। इसलिए मुसलमान अंग्रेजों से नाराज है। अंग्रेजों के खिलाफ कौन है? कांग्रेस। इसलिए फिर मुसलमान किसके नजदीक आ गए? कांग्रेस। इसलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस में क्या हो रहा है समझो। आप होम करते हाथ बड़े, आप अपनी तरफ से भले अच्छा काम कर रहे थे, पर अच्छा काम इसके दूरगामी परिणाम, तात्कालिक रूप से इमीडिएट आपको लग रहा था अच्छा कर रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म के अंदर ये अच्छी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि 1916 में आपने ये स्वीकार कर लिया कि मुसलमानों की वोटिंग क्या होनी चाहिए? अलग। मुसलमानों का क्या होना चाहिए? पृथक निर्वाचन। 1919 में अंग्रेजों ने ये दे दिया सिख और एंग्लो इंडियन को। किसको दे दिया? अब कांग्रेस किस मुंह से विरोध करती कि गलत है? अब यदि कांग्रेस कहती कि अंग्रेजों तुम सिख और एंग्लो इंडियन को पृथक निर्वाचन नहीं दे सकते, तो कहते अच्छा मुसलमानों वाला तो ठीक लगता है, हमारे वाला खराब लगता है। इसलिए कांग्रेस जो विरोध करने का अवसर था वो भी क्या कर गई थी? समाप्त कर गई थी। कि भाई मैं एक आपके किसी एक स्टूडेंट को सेम चीज दूं, दूसरे के लिए आपको मना करूं, तो आप कहोगे सर ये क्या तरीका है? ये जब उन पे लागू नहीं होता तो मेरे पे भी इस प्रकार की चीज लागू नहीं होती। दूसरा, कांग्रेस मुस्लिम लीग को बराबर बिठा के समझौता कर रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग की इतनी औकात ही नहीं थी। मुस्लिम लीग को तब मुसलमान ही वोट नहीं दे रहे थे, मुस्लिम लीग की तरफ मुसलमान ही नहीं है। कांग्रेस थोड़ी ज्यादा वैल्यू दे रही है मुस्लिम लीग को। जब मुस्लिम लीग को आवश्यकता से अधिक इज्जत दी गई, तो जो थोड़े प्रो हिंदू टाइप के लोग थे वो नाराज हुए। उन्होंने कहा ये क्या तरीका है? मतलब मुस्लिम लीग कहे वो सारी की सारी बातें मान लो, इसका मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं मुसलमानों का तुष्टिकरण कर रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं मुसलमानों का इंपीचमेंट कर रही है, इनको राजी करने की कोशिश कर रही है। और ये तरीका आपका क्या है? गलत। तो लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय दोनों समझौते के खिलाफ हो गए। तो जो हिंदू रिएक्शन थी उसको करने का मौका मिला, वरना हिंदू अब तक चुपचाप बैठ दे, ठीक है कांग्रेस के साथ खड़े, कांग्रेस सही कर रही है। पर यहाँ आप हिंदुओं को लगा ना यार कांग्रेस तो मुसलमानों को थोड़ा महत्व क्या दे रही है? ज्यादा।